VSEPR हमने पूरा पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। VSEPR इसके मेन एप्लीकेशंस क्या होते हैं? हम VSEPR जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर हम कंपाउंड्स की, स्पेशली कोवलेंट कंपाउंड्स की ज्योमेट्री है उसको फाइंड आउट करते हैं। उसको हम जानते हैं कि किसी कंपाउंड में क्या ज्योमेट्री होगी, क्या बॉन्ड एंगल होगा। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को और बॉन्ड एंगल को बताने में हमें सहायक होती है और हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या ज्योमेट्री होगी, क्या बॉन्ड एंगल होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ VSEPR थ्योरी, एक्सप्लेन इट्स मेन पॉइंट्स, और पूछ लेता है कि एक्सप्लेन AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7 टाइप ऑफ कंपाउंड। AB3, अच्छा 4 और ये 3, ठीक है। AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 और AB7 टाइप कंपाउंड। अब देखो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई AB2, AB3 तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, लेकिन वो ऐसे ही पूछ लेता है कि भाई AB2, AB3, AB4, AB5 टाइप के कंपाउंड्स की ज्योमेट्री बताइए VSEPR सिद्धांत के आधार पर। तो देखो हमें क्या देखना है कि पहले तो हमें ये देखना है कि AB2, AB3, AB4 है क्या। तो अगर आपको याद होगा हमने हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स पढ़े थे। आपको याद होगा हमने sp हाइब्रिडाइजेशन में BeCl2 पढ़ा था, sp2 में BCl3 पढ़ा था, फिर हमने CCl4 पढ़ा था, PCl5 पढ़ा था, SF6 पढ़ा था और IF7 पढ़ा था। तो देखो भाई कुछ ऐसे लग रहे हैं, यहाँ पर है क्या, ये सेंट्रल एटम है और ये सराउंडिंग एटम है। कहने का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड हों जिसमें एक सेंट्रल एटम हो और उस सेंट्रल एटम से दो एक समान एटम जुड़े हुए हों। देखो A और B2, तो यहाँ Be को हमने A मान लिया और Cl को B2 मान लिया। ऐसे ही यहाँ पर B को, बोरॉन को A मान लिया और Cl को B3 मान लिया। ऐसे ही A को यहाँ कार्बन मान लिया और फिर से Cl4 को B4 मान लिया। ऐसे यहाँ A को फॉस्फोरस मान लिया और ये क्या हो जाएगा, B5 हो जाएगा क्लोरीन। इस तरह से ये इसके तरह, ये इसके समान हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भाई AB2, AB3 की ज्योमेट्री बताइए VSEPR के आधार पर, तो AB2 का मतलब है आप BeCl2 का बता दो, AB3 का मतलब है BCl3 का बताएंगे, AB4 का मतलब है CCl4 के बारे में डिस्कस करेंगे, AB5 का मतलब है PCl5 एक्सप्लेन करेंगे, AB6 का मतलब है SF6 की ज्योमेट्री को बताएंगे और AB7 का मतलब है IF7 की ज्योमेट्री को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो ये इसका मतलब है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि इसका मतलब है ये, ठीक है। अस्तित्व ठीक है। अभी शुरू किया है आपके आने से 2 मिनट पहले। तो भाई आप देखो एप्लीकेशंस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री ऑफ NH3। ज्योमेट्री ऑफ NH3 हमारे सिलेबस में NH3 की ज्योमेट्री है, वाटर की ज्योमेट्री है, H3O+ की ज्योमेट्री है, ClF3 की है, I3- की है। तो ये सारी ज्योमेट्री हम एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें किसकी ज्यामिति बतानी है, अमोनिया की ज्योमेट्री बतानी है, एक्सप्लेन करनी है VSEPR प्रिंसिपल के आधार पर। हमें ये बताना है कि इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसकी क्या ज्योमेट्री होगी और क्या इसमें बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन हम सेंट्रल एटम पर देख रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन
सेंट्रल एटम पर देखते हैं। तो ठीक है, सेंट्रल एटम यहाँ कौन है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेंट्रल एटम ले लिया नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 7 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ नाइट्रोजन से अस्तित्व बताएंगे, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो कितने अनपेयर चाहिए होंगे? 3 ही चाहिए होंगे। जितने बॉन्ड बन रहे होंगे, जितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे, उतने ही अनपेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो बीबीटी ने हमें यही तो बताया था कि भाई कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम से कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी बैलेंसी शेल में, संयोजकता कोश में 3 अनपेयर्ड होने चाहिए। आपको याद होगा जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की ज़रूरत पड़ रही थी, यानी हम एनर्जी दे रहे थे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कूद के अगले में जा रहा था। वहाँ हम एक्साइट क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहाँ हमें जितनी ज़रूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग हमें अनपेयर्ड नहीं मिल रहे थे। अगर ज़रूरत के अनुसार जितने अनपेयर्ड चाहिए होते हैं उतने हमें ग्राउंड स्टेट में ही मिल जाते हैं, तो हम एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। अब हम देखते हैं कि क्या नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड हैं या नहीं। लिखा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। 2p3 हमें क्या पता है? बैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे या बैलेंसी शेल के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बैलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट शेल। कौन सा हो गया? ये हमारा बैलेंसी शेल है, यही हमारा आउटर मोस्ट शेल है। तो देखो भाई यहाँ एस सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2, दोनों पेयर्ड हैं। पी में हमें कितने दिख रहे हैं? पी में 3 दिख रहे हैं, और 3 कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब हमें 3 हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड से अटैच करने के लिए 3 ही अनपेयर्ड चाहिए थे, और हमें दिख रहे हैं अनपेयर्ड। तो हमें अब किसी भी तरह की एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर इसी ग्राउंड स्टेट, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, इसी ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। क्या होगा? यहाँ पर एक S और 3p हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपको लग रहा हो कि 3 ही क्यों किए? 1 भी कर सकता था, 2 भी कर सकते थे, है ना। तो देखिए क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब सिंगल बॉन्ड होता है, अगर हम यहाँ बात करें अमोनिया से, ये हाइड्रोजन लग रखे हैं 3, तो यहाँ 3 सिंगल बॉन्ड है, राइट। और सिंगल बॉन्ड में कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। और मैंने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के द्वारा बनते हैं, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तब जाकर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड कैसे बनता था? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से, यानी जब अनहाइब्रिड यानी प्योर ऑर्बिटल्स आपस में मिलते थे तब बनता था पाई बॉन्ड, और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं तब जाकर सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी हमें 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे चाहिए जिसमें अनपेयर्ड हों, यानी 3 हाइब्रिड ऐसे हों जिसमें क्या हो? अनपेयर्ड हों तीनों इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पर sp2 कर दें, sp2 कर दें तो हमारे लिए कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, जिसमें क्या एक में तो ये पेयर्ड हो जाएगा, एक में इकलौता आया, यानी ये तो क्या बचे? ये तो ऐसे बचे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। तो क्या ये सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं? ये बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये कैसे हैं? ऐसे ऑर्बिटल हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। हाइब्रिडाइजेशन में भाग किसने लिया? सिर्फ एक ने लिया है, तो सिर्फ यही सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। लेकिन हमें तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो sp तो हो नहीं सकता। अब हमने क्या किया? हमने कहा चलो भाई एक और बढ़ा देते हैं, एक S और 2p, यानी हमने sp2 करके देखा तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ अनपेयर्ड, यहाँ अनपेयर्ड, एक बचा ये आपका प्योर p ऑर्बिटल।
इसने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया। तो क्या ये अब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा, सिर्फ यही 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन हमें तो 3 बनाने हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमें ये तीनों ही p ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराना होगा। तो कुछ इस तरह से ये 3p और 1s ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और कितने नए बनेंगे? 4 नए बनेंगे। आपको याद होगा हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स हमने पढ़े थे कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। यहाँ पेयर्ड है तो ये पेयर्ड आ गया, यहाँ अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड, ये आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 3 में तो क्या है? एक कैसा है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक में क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3 में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब क्या होगा? यहीं पर क्या होगा? 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे। अब बताइए ज़रा, ये हाइड्रोजन एटम आए हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन किस किस को देंगे? क्या ये इसको देगा कि आओ भाई बॉन्ड बना लो? नहीं, क्योंकि भाई ऑलरेडी पेयर्ड है। मैंने आपको बताया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बनाएंगे। तो इन हाइड्रोजन ने इनको दिया और ये बॉन्ड बना लिया, इन्होंने इनको दिया बॉन्ड बना लिया, इन्होंने इनको दिया, और इस तरह से NH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या देखने को मिला? अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 है। ये तो हमने देख लिया हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब बात आती है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो हमने टेबल बनाई है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, चतुष्फलकीय होनी चाहिए। टेबल बनाइए, जल्दी से खोलो और देखो भाई, वहाँ लिखा होगा, देखो भाई टेबल देखो लिखवाई है, तो वहाँ लिखा होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से sp3 में क्या होता है? कुछ ये ज्योमेट्री होनी चाहिए, ये ज्योमेट्री। ठीक है, और इनका जो बॉन्ड एंगल है कितना होना चाहिए? 109.28 मिनट होना चाहिए। यानी जो एंगल है इनका 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 इन सब का एंगल 109.28 मिनट, 109.28 मिनट होना चाहिए। क्या ऐसा होगा? क्या इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमने VSEPR का सेकंड पॉइंट पढ़ा है। वहाँ हमने क्या देखा कि रेगुलर ज्योमेट्री तभी होगी जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर देखो एक लोन पेयर बैठा है। लोन पेयर कौन से होते हैं? जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बॉन्ड पेयर हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी कैसे हैं? बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो ये कैसा है? लोन पेयर है। और हमने पढ़ रखा है, हमने देखा था, हमें VSEPR ने बताया था कि एक भी लोन पेयर आ गया तो उसकी ज्योमेट्री परिवर्तित हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी और चेंज हो जाएगी, वो टेट्राहेड्रल नहीं रहने वाली। तो होता क्या है? टेट्राहेड्रल में ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो हुआ क्या? यहाँ से कुछ ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। अब हुआ क्या? इसकी जगह आकर लोन पेयर बैठ गया। कौन आया? लोन पेयर बैठ गया। तो क्या करेगा? ये धक्का मारेगा ना, तो ये धक्का मारेगा तो इसकी ज्योमेट्री में चेंजेस आ जाएंगे और अमोनिया की ज्योमेट्री चेंज होकर पिरामिडल शेप रह जाती है। पिरामिडल मतलब ये कुछ इस तरह से, ये नाइट्रोजन आ गया और ये इस तरह से कुछ ऐसे, ये तीनों हाइड्रोजन आ गए और यहाँ पर हमने लोन पेयर को बिठा दिया। पिरामिडल का मतलब ये आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से, ये ठीक है, ये पिरामिड टाइप का बनता है। तो ये पिरामिडल हो जाती है। यहाँ लोन पेयर बैठा होता है जो इसको धक्का मार रहा होता है। अब देखो लोन पेयर धक्का मारेगा तो इसके बॉन्ड क्या हैं? क्लोज जाएंगे तो इसका एंगल में भी चेंज हो जाएगा। sp3 में क्या था? 109.28 मिनट था, लेकिन ये लोन पेयर इनको धक्का मार रहा है, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल रह जाता है 107 डिग्री हो जाता है। यानी एक लोन पेयर की वजह से इस अमोनिया का ज्योमेट्री भी चेंज हो गई और उसका बॉन्ड एंगल भी चेंज हो गया। तो हमने देख लिया कि भाई अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। और कैसे हो जाती है? ये पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाती है। पिरामिडल ज्योमेट्री ऑफ NH3। ठीक है,
चल इसको नोट कर लेते हैं। चलो अगला एग्जांपल करते हैं। अमोनिया हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे ज्योमेट्री ऑफ वाटर H2O। VACPR प्रिंसिपल के बेस पर हमें H2O को एक्सप्लेन करना है। H2O ज्योमेट्री ऑफ H2O, अमोनिया लिखा तो था। देखो अब देखो फिर से हमारे पास यहाँ क्या है, वाटर जब बनता है तो वाटर से वाटर में ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो भाई हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन हाँ निकाल सकते किस चीज़ के हो, बताएंगे आपको। हाँ तो देखो भाई हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन कैसा है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 8 होता है। ठीक है, 16 इसका एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है इसका 16। ठीक है, अब देखो हमें क्या देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसका मतलब 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 2 अनपेयर्ड चाहिए बनाने के लिए। क्या है यहाँ पर देखते हैं भाई, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल ये रहा, यही बनाएगा बॉन्ड। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। अब देखो भाई हमारे लिए 2 अनपेयर चाहिए थे क्योंकि 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं, और ग्राउंड स्टेट में हमें 2 अनपेयर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी ग्राउंड स्टेट में ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पर वाटर में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना है, यानी एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सॉरी 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कुछ इस तरह। तो कितने नए बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, 4 बन गए नए, ये कह रहा है हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए 4, इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं। हम देख पा रहे हैं ये तो पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, क्या ये बॉन्ड बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ये वाले बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, इन्होंने शेयर किया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, और इस तरह से H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। H2 का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। तो अब देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, अमोनिया में सिर्फ 1 लोन पेयर था, यहाँ 2 लोन पेयर हैं। हम जब VACPR का थ्योरी पॉइंट्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जितने ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, डिस्टॉर्शन यानी परिवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा ज्योमेट्री में। तो यहाँ हमें 2 दिख रहे हैं, अमोनिया में सिर्फ 1 था। तो हम देखें इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण होनी क्या चाहिए थी, इसकी टेट्राहेड्रल इसकी भी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, तो इसकी ज्योमेट्री में भी परिवर्तन आ जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा, यानी चेंज आ जाएंगे, और अमोनिया के मुकाबले ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो अगर हम देखें इसकी ज्योमेट्री, इन 2 लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री वी शेप हो जाती है, वी फॉर विक्ट्री, वी शेप हो जाती है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे रहते हैं, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री हो जाता है। अब आपको वी शेप, अगर आप देखोगे ये बन रहा है इन्वर्टेड वी शेप, उल्टा भी है, इन्वर्टेड वी शेप कह सकते हैं इसके लिए, तो ये वी शेप कहलाता है। तो यहाँ पर वी शेप ज्योमेट्री ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना था, 107 था, क्योंकि सिर्फ 1 ही लोन पेयर था। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 लोन पेयर हैं, इसलिए और ज़्यादा कम हो गया बॉन्ड एंगल, 109 से घटकर 104, 104.5 डिग्री रह गया, यानी और ज़्यादा धक्का दे दिया जिसकी वजह से ये ऐसे हो गए, उनके बीच में एंगल भी और ज़्यादा कम हो गया। तो वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री वी शेप,
और बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। तो इस तरह से VACPR प्रिंसिपल के बेस पे हमने वाटर की भी ज्योमेट्री देख ली। ठीक है, देखो